हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जो कि घटना चक्र की मेरी सीरीज चल रही है। और आज का टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यू मैंने पिछली वीडियो में करा दिए थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें क्वेश्चन है 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 52 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार भी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका विश्लेषण है कि संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे, यानी कि प्रवर्तनीय होगा। आगे देखते हैं। इसी अनुच्छेद का अवलंब देते हुए उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में पीड़ितों के लिए $470 मिलियन का मुआवजा निर्धारित करने के साथ स्पष्ट किया कि सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन या उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध या निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में यह अर्थ निकाला जा सकता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद या राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। बहुत ही लंबा विश्लेषण है, लेकिन इस विश्लेषण में बहुत सारे फैक्ट और बातें क्लियर कर दी गई हैं। इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका 54। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा। विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण है भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इन्हें असंवैधानिक और अवैध तथा
उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर तक वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न अनुच्छेद यथा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 13, 32, 131 से लेकर 136 तक, और अगला है 143, 155, 226, 227, 220, 247, 45 और 246 तथा 372 आदि के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 क्या कह रहा है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 56 क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या करता है। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा कथन इसमें सही है, पहला कथन सही नहीं है। देखते हैं इसका विश्लेषण, यानी कि भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द का उल्लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में निर्णय सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा किया गया है। अतः कथन एक सही नहीं है। आगे देखते हैं, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण कहता है कि न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना अथवा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबंधों को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हों न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। भारत में संविधान के मुख्यतः अनुच्छेद 13, 32 तथा 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के संपोषक हैं। देखते हैं अगला 59 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन है, यानी कि स्टेटमेंट कह रहा है, किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसमें दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। देखते हैं पहले इस क्वेश्चन का विश्लेषण क्या कह रहा है।
इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के अनुसार राज्य, केंद्र या राज्य सरकार ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तथा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इस आधार पर ही अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसके फलस्वरूप किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने, यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, की अधिकारिता प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि प्रश्नगत कथन एक अनुच्छेद 228 ए के रूप में 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़ा गया था, परंतु 43वें संविधान संशोधन 1977 यानी कि 1977 से इसे निरसित कर दिया गया। साथ ही केशवानंद भारती बाद 1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो। अतः प्रश्नगत दोनों ही कथन सही नहीं हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है, तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत और यूएसए दोनों में। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखते हैं अगला क्वेश्चन 61। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला एक अभिकथन है, फिर उसका एक कारण दिया गया है। देखते हैं पहले कथन में क्या बात कही गई है। कथन कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, और कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से करें, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि जो कथन और कारण हैं दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए सही आंसर इसका विकल्प बी हो जाता है। देखते हैं आगे इसका विश्लेषण क्या कहता है। विश्लेषण कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र अमेरिका की तुलना में कंपेयर में सीमित है। हालांकि केशवानंद भारती वाद 1973 तथा मेनका गांधी वाद 1978 आदि के बाद से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रमिक रूप से न्यायिक पुनरीक्षण के क्षेत्र को विस्तारित किया जा रहा है, फिर भी यह संवैधानिक दायरे में सीमित है। इसका एक प्रमुख कारण है कि जहां अमेरिकी संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया गया है, वहीं भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है। इस प्रकार कथन ए सत्य है। दूसरी ओर भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों की अवधारणा ली गई है, अतः कारण आर भी सत्य है, किंतु कारण आर एक की सही व्याख्या नहीं है, अतः विकल्प बी अभिष्ट उत्तर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 145, 226, 227, 245, 246 तथा 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था निहित है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत
न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप से बनाई गई है या नहीं तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सही और सटीक आंसर। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है कि कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनती हो या न्यून करती हो। यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 64 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का प्रहरी और संरक्षक यानी कि पहरेदार और संरक्षक माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 कह रहा है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 66 कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर रिपीटेड क्वेश्चन है यानी कि विकल्प सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। IAS प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व यानी कि भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे 69 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को करण आर कहा गया है। इसमें कथन ए कह रहा है केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। दूसरा कारण कह रहा है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि इसमें जो कथन ए है वो गलत है किंतु जो कारण आर है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है, तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं तथा संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131A के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता संबंधी उपबंध तथा अनुच्छेद 226A के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी उपबंध किए गए थे। तथापि
43वें संविधान संशोधन 1977 यानी कि 1977 द्वारा इन्हें निरसित कर दिया गया। आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना गया था, जो कि उचित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इसका विश्लेषण है कि संविधान के भाग 3 में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अनन्य अधिकार संविधान द्वारा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकाल सकते हैं। शेष सभी प्रश्नगत मामले उच्चतम न्यायालय की ही अधिकारिता में आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आसान क्वेश्चन, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 32। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। क्वेश्चन देखते हैं 72 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संसद को। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 138 के खंड 1 के अनुसार विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संसद द्वारा विधि बनाकर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 74। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। किसको है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका विश्लेषण है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 75। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। इसका विश्लेषण है, वर्ष 1998 यानी कि 1998 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन अनुच्छेद 143 के खंड 1 के तहत किया था। 3 जज केसेस के नाम से प्रसिद्ध सर्वोच्च न्यायालय के 3 वादों में यह तीसरा था। इसी में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि उपर्युक्त संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 76। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे।
दूसरा कथन है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तीसरा कथन है परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। और चौथा कह रहा है इसमें कथन कि उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी होगा, यानी कि कथन 2 और 3 इसमें सही हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण कह रहा है कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहला है इसमें लोक महत्व के विषय में विधि या तथ्य संबंधी और दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते या अन्य समकक्षीय विषयों पर। प्रथम प्रकार के मामलों में परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है, किंतु द्वितीय मामले में यह परामर्श अवश्य देता है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देश पर सुनवाई कम से कम 5 सदस्यीय पूर्ण पीठ करती है। न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक बार में केवल एक ही परामर्श हेतु निर्देश भेजे जाएं। अतः कथन विकल्प सी सही उत्तर है। देखते हैं अगला 77 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 78। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले इसका विश्लेषण देखेंगे। इसका विश्लेषण है कि आर्टिकल 143(1) के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब राष्ट्रपति उससे ऐसे परामर्श के लिए कहता है या मांगता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह उच्च न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह उचित समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपना परामर्श दे सकेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका 79 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बात कही गई है कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि स्वप्रेरण यानी कि स्वप्रेरण पर व्यापक लोकहित के किसी विषय में। दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है और तीसरा स्टेटमेंट है केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन 80 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 143। देखते हैं अगला क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है
कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इस शपथ को लिया जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। यानी कि प्रश्नगत शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली गई शपथ का है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प बी होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 82 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसका विश्लेषण है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद की सुनवाई किसी अन्यत्र स्थान पर किए गए जाने का निर्देश देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 139 का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत जबकि उच्च न्यायालय केवल अपनी अधिकारिता वाले कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों का अंतरण कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले दोस्तों इसका हम देखेंगे क्या विश्लेषण, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मिलान का क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले इसका विश्लेषण। यानी कि सही सुमेल इस प्रकार है, यानी कि एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य, इसको निवारक अवरोध की प्रक्रिया। दूसरा है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, यानी कि स्वतंत्र भाषण पर रोक। तीसरा है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, इसका है संविधान संशोधन की संसद की। और चौथा है शक्ति चंपकम दौराईराजन बनाम मद्रास राज्य, तो इसका मिलान होगा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमी? तो पहला है इसमें कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। अच्छा, दूसरा है रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। तीसरा है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और चौथा है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प का पता नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें कथन इस प्रकार अच्छी तरीके से डिजाइन नहीं किए गए हैं। पहले हम इसका विश्लेषण देखेंगे। 2021 झारखंड PCS प्री में पूछा गया क्वेश्चन, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन माना जा सकता है। प्रश्नगत वादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित हैं। प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी विकल्पों को गलत माना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15 के क्लॉज 4
और 16 के क्लॉज 4 के तहत प्रदत्त यानी कि दिया गया कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 क्या कह रहा है। 86 कह रहा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 355। इसका विश्लेषण है, उच्चतम न्यायालय ने 13 जुलाई 2005 को सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघवाद में दिए गए अपने फैसले के तहत प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रवासी पंचाट अधिनियम 1983 अवैध रूप से भारत में घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा था। इस कानून के रहते केंद्र अनुच्छेद 355 के तहत देश की सुरक्षा एवं संरक्षा के अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला असम में भारी संख्या में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के संदर्भ में दिया था। अनुच्छेद 355 में उपबंधित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अगला देखते हैं क्वेश्चन 87 कह रहा है, TDS 80 के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी होगा, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं इसका विश्लेषण कह रहा है कि टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्ट ट्रैफिक संबंधी मामलों में इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामलों में इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों का सही क्रम है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि HL दत्तू, TS ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। देखते हैं इसका विश्लेषण। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायमूर्तियों का कार्यकाल इस प्रकार है, यानी कि देखो कितना टफ क्वेश्चन दिया है। RTS प्री में पूछा गया है 2021 में, यानी कि जस्टिस BP सिन्हा, उसके बाद जस्टिस PV, उसके बाद गजेंद्र गढ़कर, उसके बाद SR दास, उसके बाद जस्टिस KG बालकृष्णन, उसके बाद जस्टिस SH कपाड़िया, उसके बाद जस्टिस HL दत्तू, उसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई, उसके बाद जस्टिस NV रमन, अब तक जस्टिस दीपक मिश्रा 28/7/2017 से 2/10/2018, फिर उसके बाद जस्टिस TS ठाकुर, उसके बाद जस्टिस जगदीश सिंह खेर। ये है, इस प्रकार स्पष्ट है कि सही निरंतर क्रम विकल्प डी प्राप्त हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 89 यानी कि 89 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज है जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। इसका विश्लेषण है, इसका विकल्प सी सही आंसर है। प्रश्नकाल के दौरान उच्चतम न्यायालय में एकमात्र महिला न्यायाधीश जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा थी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2010 में नियुक्त की गई थी। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व ये पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थीं।
इनसे पूर्व जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर तथा जस्टिस रूमा पाल भी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुकी थीं। आगे देखते हैं 13 दिसंबर 2011 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी तथा वे सर्वोच्च न्यायालय की 5वीं महिला न्यायाधीश थीं। इसके पश्चात 13 अगस्त 2014 को जस्टिस आर भानुमति तथा 27 अप्रैल 2018 को जस्टिस इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी। इसके पश्चात 7 अगस्त 2018 को जस्टिस इंदिरा बनर्जी तथा 31 अगस्त 2021 को जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस बेला त्रिवेदी एवं जस्टिस वी नागरत्ना सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी थीं तथा इस प्रकार अब तक जनवरी 2022 की स्थिति अनुसार कुल 11 महिला जज सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर ही लीजिए, कर सकते हैं क्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 90। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एल नागेश्वर राव। देखते हैं इसका विश्लेषण। 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। ये हैं न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण एवं न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। इनमें से एल नागेश्वर राव सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे, बल्कि ये सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता थे। ये अगस्त 2003 से मई 2004 तथा 26 अगस्त 2013 से 18 दिसंबर 2014 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। इनके पश्चात वर्ष 2018 में न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली महिला तथा कुल 8वीं व्यक्ति बनी थी जो सीधे अधिवक्ता यानी कि बार से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 कह रहा है कि मध्य प्रदेश यानी कि MP उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? ये एक MP स्पेशल का क्वेश्चन है, तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति SK झा। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रश्नगत मुख्य न्यायाधीशों में से न्यायमूर्ति AK पटनायक 2009 से 2014 के मध्य, न्यायमूर्ति RV रविचंद्रन 2005 से 11 के मध्य तथा न्यायमूर्ति AK माथुर 2004 से 8 के मध्य यानी कि दौरान उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। न्यायमूर्ति SK झा 1989 से 1993 के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तथापि वे भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प के द्वारा नहीं पता चलाया जा सकता है। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या कह रहा है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। PIL बहुत ही महत्वपूर्ण है। PIL की शुरुआत कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 यानी कि 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य वाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था।
इन्हें जनहित याचिकाओं की माँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि हिंगोरानी, यानी कि पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इसको जनहित याचिकाओं की माँ, मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 अगस्त 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय YV चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 93 कह रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, न्यायिक पहल के द्वारा। देखते हैं अगला 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें कि न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा है, न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL ठीक है के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा। केवल इसमें स्टेटमेंट 2 सही है, पहला गलत है। देखते हैं इसका विश्लेषण। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। वे कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। न्यायमूर्ति PN भगवती एवं न्यायमूर्ति अय्यर लोकहित याचिका PIL को प्रारंभ करने एवं प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं 95 क्वेश्चन कह रहा है PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या है। आगे इसका विश्लेषण है। PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 96 कह रहा है जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन 97। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर निम्न कूट की सहायता से चुनिए। पहला कथन ए है इसमें, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। दूसरा कारण है इसका, जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकें जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखते हैं इसका विश्लेषण। जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकहितवाद यानी कि लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प सी हो जाएगा, USA। इसका विश्लेषण है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्भव USA यानी कि अमेरिका से पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है? इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं 100वां क्वेश्चन क्या कह रहा है 100। ये कह रहा है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जनहित याचिका से। इसका विश्लेषण है, भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म, यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू और जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दोनों से संबंधित है। तथापि वस्तुतः जनहित याचिका की प्रक्रिया के माध्यम से ही न्यायिक सक्रियता भारत में सामाजिक परिवर्तन की वाहक के रूप में उभरी है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक उचित उत्तर विकल्प बी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 101 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं है? कि यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक
जोखिमवाद नहीं है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प बी हो जाएगा। न्यायमूर्ति A.S. आनंद, इसका विश्लेषण है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने एक सार्वजनिक व्याख्यान में कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक जोखिमवाद जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए तथा न्यायाधीशों को अपने न्यायिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संदर्भ में आत्मानुशासित एवं सावधान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2003 में न्यायालयों के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई है, वह न्यायालय है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसका विश्लेषण देखते हैं। 23 दिसंबर 2003 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति M.B. शाह एवं न्यायमूर्ति डॉक्टर A.R. लक्ष्मण की पीठ ने विजयलक्ष्मी बनाम पंजाब विश्वविद्यालय एवं अन्य के वाद में दिए गए अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु किसी महिला को वरीयता देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में वर्णित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 103 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। देखते हैं इसका विश्लेषण। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद 1997 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्पष्ट उल्लंघन माना था तथा इसकी रोकथाम के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम से अभिहित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 104 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कोयला आवंटन घोटाला वाद। इसका विश्लेषण है। उच्चतम न्यायालय ने कोयला आवंटन घोटाला वाद की सुनवाई के दौरान CBI को पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि ये धारा 377 यानी कि 377 के अकॉर्डिंग विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाता है। इसका विश्लेषण है। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि IPC की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। आगे देखते हैं 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। इसका विश्लेषण है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स और जितने भी PYQ थे वो मैंने आपके लिए 2 वीडियोज़ में यानी कि 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करा दिए हैं। आप यहां से प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं और घटना चक्र की जितनी भी वीडियोज़ में डाल रहा हूं उनको आप देख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। इसी प्रकार की वीडियोज आपके लिए लगातार आती रहेंगी। आप मेरा सपोर्ट करिए। मैं सभी घटना चक्र की सीरीज को आपके लिए टाइम के अकॉर्डिंग डालता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट और क्वालिटी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।